समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस टॉपिक से आपके फिक्स्ड 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और विथ गारंटी इन तीनों में से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 मिनट का वीडियो देख ले तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाना है। तो उस चीज़ को हमें देखने से पहले मैं आपको पहले चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि आप पढ़े होगे आयत के बारे में, आप पढ़े होगे वर्ग के बारे में। जितनी क्वालिटी आयत की होती है, अगर आपको याद रखना है इन तीनों चतुर्भुजों को, तो आयत और वर्ग 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आयत का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर आयत का फार्मूला आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, उसी तरह से वर्ग का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये दोनों चीज़ अपने माइंड में रखे रहोगे, आपको ये दोनों तो कभी भूल ही नहीं सकता है। बस ये दोनों चीज़ आप रखे रहना। और आज का मेरा पूरा सेशन इसी के ऊपर होने वाला है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत होता है, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि सभी आयत जो होते हैं समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं, लेकिन सारे आयत जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं, वो पिकअप करते हैं। सो इस चीज़ को याद रखना। आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इनको आयत से कनेक्ट करा सकते हो। अच्छा, आप आयत से क्यों कनेक्ट करा सकते हो, जैसा मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ भी देखो, आमने सामने की भुजाएं क्या लिखा गया है, बराबर लिखा गया है। सो ऐसे आप कनेक्ट करा सकते हो आयत से, ठीक है। अच्छा, अब सम चतुर्भुज, सम का मतलब ही होता है सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कनेक्ट करा सकते हो वर्ग से, क्योंकि यहाँ पे सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए हम इसे कनेक्ट करा सकते हैं वर्ग से। मैं क्यों कनेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप जब भी बैठोगे और आपसे समांतर चतुर्भुज पूछा जाए तो आपका, अगर आप डायरेक्ट याद किए रहोगे समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो आप भूल सकते हो। लेकिन अगर आप कनेक्ट करा के रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, समांतर चतुर्भुज जो होता है, जिसे पैरेललोग्राम बोला जाता है, वो आपके इस तरह से एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो भी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसा आप कह सकते हो कि AB = DC, एंड ये भी कह सकते हो कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, बराबर भी होती हैं और साथ साथ में क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। क्लियर। उसी तरह से अगर हम सम चतुर्भुज की बात करेंगे तो सम चतुर्भुज भी जो होता है वो आपके समान, मतलब इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ध्यान से समझना, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। और जब समान होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD एंड बराबर DA। तो इस तरह से इसकी चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है समलंब चतुर्भुज, जिसको मैंने 17वें चैप्टर में मैंने इसको डिफाइन किया था कि आपको अगर समलंब नहीं याद आता है तो आप एक गमला समझो। इस तरह से आपका एक गमला होता है, इसमें पेड़ रखा जाता है, ठीक है। तो गमले के डिजाइन से आप इस चतुर्भुज के आकृति को याद कर सकते हो। इसका नाम दे देते हैं ABC एंड D, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर हो। यहां देखो, यहां केवल 2 भुजाएं समांतर नहीं है, यहां AD जो है वो BC के समांतर है, यहां भी AD BC के समांतर है, यहाँ AB जो है वो DC के समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में अंतर जो है वो सेम हो। मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये जो डिफरेंस होगा ये हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये भी समांतर है, बट ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। अगर आप BC को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाओगे और AD को आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे से काट दी जाएंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं, केवल 2 भुजाएं समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, मतलब ये जितने गुण हैं ये सारे के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो बिल्कुल पाई जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या आता है कि मैं इसके एरिया की बात करता हूं। टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्या आता है। तो समांतर चतुर्भुज को आप हमेशा आयत से कनेक्ट कराना। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम एक आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो इस आयत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है।
इसी तरह से समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं एरिया, अगर आप याद रखोगे तो इसका एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार ये डीसी हो सकता है और ये आपकी हाइट हो सकती है। इस चीज को याद रखना, ये आपकी क्या हो सकती है? हाइट हो सकती है। ये भी आपकी हाइट हो सकती है। मतलब आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा कि एक समांतर चतुर्भुज में, ध्यान से सुनना, एक समांतर चतुर्भुज में एक चतुर्भुज तथा दो त्रिभुज बन सकते हैं। दो त्रिभुज बन सकते हैं। समझ में आई बात? अब दूसरी बात ये कि ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे ये समकोण बन सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं इस चीज को अलग से डिफाइन कर रहा हूं। ये आपके सिलेबस में ज्यादा डीप में है नहीं, लेकिन आप जब टेट या दोगे या सीटेट दोगे तो वहां से ये सब चीजें पूछ सकता है। तो एक समांतर चतुर्भुज में एक आयत अथवा एक वर्ग तथा दो समकोण चतुर्भुज, दो समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है, अगर इनका नाम दोगे, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, तो आपको दिखा होगा कि ई बी सी जो है एक त्रिभुज है, ए एफ डी भी एक त्रिभुज है जो दोनों की समकोण त्रिभुज है। और जो हमारा बच रहा है ए एफ सी ई, ये एक आयत भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है। अब ये उनके लेंथ यानी हाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको कैसे कनेक्ट कराना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब समांतर शब्द आया मतलब आयत से कनेक्ट कराओ। सम शब्द आया, सम मतलब चारों बराबर। सम मतलब चारों बराबर। चारों किसमें बराबर होते हैं? वर्ग में बराबर होते हैं। तो जब सम वाला वर्ग से कनेक्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है समांतर वाला आयत से कनेक्ट होगा। अब जैसे ही एग्जाम में आपके आया कि समांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ, तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि आप कनेक्ट किससे करा रहे हो? सम चतुर्भुज मतलब वर्ग, समांतर चतुर्भुज मतलब आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब दो ही स्टेप इसके क्षेत्रफल में भी होगा। अब वो दोनों कौन होगा? अब इसमें लेंथ जब लोगे आधार, तो ये आधार तो आपको मिल ही जाएगा, लेंथ इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, लेकिन इसमें हाइट सीधी होती है और इस समांतर चतुर्भुज में हाइट सीधी नहीं होती है, ये इस तरह से होती है। इसीलिए हम यहाँ पे ऊंचाई लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वृत्त हमारी ली गई है वो सीधी होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। हमेशा याद रखो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो वर्ग इकाई होता है। इकाई की जगह पे आपका मीटर, सेंटीमीटर या जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी हम स्लाइड, जैसे ही सारे सेशन खत्म होगा हम स्लाइड के ऊपर आपको क्वेश्चंस को भी दिखाएंगे कैसे करा जाता है। ठीक है, अब बात आती है सम चतुर्भुज के एरिया के बारे में। तो आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर वर्ग के एरिया की बात करोगे तो भुजा का स्क्वायर होता है। बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, छोटी सी चीज याद रखनी है कि भुजा मतलब, भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? भुजा गुणे भुजा। इसी तरह से सम चतुर्भुज में जो होता है वो विकर्ण गुणे विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण गुणे विकर्ण। ठीक है, तो और जब विकर्ण गुणे विकर्ण होगा, ध्यान से समझना, विकर्ण गुणे विकर्ण, इसका ये मतलब नहीं है कि विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब सर कहोगे सर जी जब विकर्ण गुणे विकर्ण हो रहा है तो विकर्ण का स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके दोनों विकर्ण कभी भी आपस में समान नहीं होते हैं। हाँ, ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वो अलग की चीज है, लेकिन ये कभी भी आपस में समान नहीं होते हैं। तो विकर्ण गुणे विकर्ण तो होगा और साथ में 1/2 लगा दिया जाएगा। अब टोटल फार्मूला क्या होता है? 1/2 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई डायगोनल सेकंड। इस तरह से इसके एरिया का फार्मूला आता है। अब मैंने क्यों कनेक्ट कराने को बताया? क्योंकि भुजा के स्क्वायर मतलब हो गया 2 बार भुजा, इसमें 2 बार विकर्ण मिलेगा। बस ये चीज आपको याद रखना है, छोटी सी चीज। उसमें 2 बार भुजा मिलती है, इसमें 2 बार विकर्ण मिलेगा। उसमें 2 बार भुजा मिलती है, इसमें 2 बार विकर्ण मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसमें भुजा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसकी भुजाएं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो इस तरह से याद कर सकते हो। और विकर्ण जो होते हैं इनके विकर्णों का गुणनफल और आधा उसमें गुणा कराएंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर? बात आती है समलम चतुर्भुज का, तो ये तो स्पेशल है, सबके बाप माने जाते हैं। तो इनके क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है कि ये आपकी हाइट होती है, बिल्कुल इसी तरह से होती है। ठीक है, तो ये जो हाइट होती है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, और फिर क्या होता है? एंड मल्टीप्लाई बाई उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। और ये बहुत सिंपल होता है। मैंने 17वें इसके पिछले वाले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया है, आप जाके उसको ज़रूर देखो क्योंकि ये स्पेशल क्लास ही इसी की थी।
तो इसमें जो होता है, अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, अगर आप देखोगे 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, तो एक आपकी ए बी हो गई, एक डी सी हो गई, यानी हम लिख सकते हैं ए बी प्लस डी सी, एंड उनके बीच की दूरी जो हो गई, अगर हम सी से इसको ई पे डिपेंड कर लें तो ये हो गई सी इनके बीच की दूरी। तो दूसरी भाषा में इसको सीधा सीधा लिखा जाता है 1/2 B1 प्लस B2, ये जो B1 और B2 है समांतर भुजाएं हैं, एंड मल्टीप्लाई बाई एच, मतलब उनके बीच की दूरी यानी हाइट हम लेते हैं। तो इस तरह से इनके बीच के जो सीक्वेंस आते हैं, एरिया आता है, वो मैंने डिफाइन किया। आपको ये दोनों एरिया बहुत आसानी से याद हो सकता है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई से इसको याद कर सकते हो, भुजा के स्क्वायर से हम विकर्ण गुणे विकर्ण याद कर सकते हैं। क्लियर? बस एक चीज बचती है, वो है समलंब चतुर्भुज, जिसको आप एग्जाम के पहले रट के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। तो ये तीनों में से कम विद गारंटी आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे जिस ईयर का एग्जाम पेपर आप उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, आपको पक्का मिलेंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चूंकि इनकी विशेषताओं में विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं, विकर्ण से रिलेटेड, ठीक है, और खास करके समचतुर्भुज में विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखते हैं, पहली विशेषता मैंने डिफाइन ही कर दी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो आप देख पा रहे हो इस चित्र में ए बी सी डी में जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। दूसरी विशेषता इसकी बारे में देखते हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और जो एंगल डी होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, यानी एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो इस तरह से इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो दी गई है, देखो मैं 3 ही प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ, एक भुजाओं से रिलेटेड, एक कोणों से रिलेटेड और एक विकर्ण से रिलेटेड, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विकर्ण होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, बराबर भागों में काटेंगे। जैसे मान लो अगर इस विकर्ण की लेंथ 8 की है और इस विकर्ण की लेंथ कितनी है, 6 है, तो जब काटेंगे ये किसी O पॉइंट पे, तो O से लेके जो B तक की लेंथ होगी ये केवल 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल 8 की है, तो ये 4 की हो जाएगी, ये कितने की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे को, जैसे मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, मान लो ये विकर्ण है, ठीक है, तो ये एक की लेंथ हमारी 8 हो गई, एक की लेंथ 6 हो गई, और ये काट रहे हैं O पॉइंट पे, तो O से लेके A तक की जो लेंथ हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 8 है, तो यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो किस पे विभाजित करते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो आपके किस पे विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं किसी भी पार्ट को, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि तथा सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख कोणों को भी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, तो मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं, ठीक है, इस तरह से। तो मान लो ये ए बी सी एंड डी है। अगर हम विकर्ण की बात करें तो ये 8 जो मैंने लेंथ बताया और ये वाली लेंथ मैंने आपको 6 बताया। तो अगर इस पॉइंट पे काट रहा है तो O से लेके B तक की जो लेंथ होगी वो 4 होगी, बिकॉज ये 8 सेंटीमीटर के टोटल है, ठीक है। अब फिर कहा है कि तथा सम्मुख कोणों को भी ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विकर्ण खींचा गया है टोटल, अगर ये कोण D वाला 60 अंश का है तो इधर वाला कोण 30 का हो जाएगा और इधर वाला भी कोण कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखना है आपको कि ये कोणों को भी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दिया गया है चारों भुजाएं समान होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चारों भुजाएं समान होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है कि जो विकर्ण है, सॉरी, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ देखो कंपैरिजन कराओ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर? यहाँ पे सारे कोण बराबर होते हैं और इसके भी सारे कोण बराबर होते हैं, मतलब कोणों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके भी सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज के भी सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंस जहां आएगा वहां मैं आपको बताते चलूंगा। अब देखो, विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अगर यहां से ये वाला विकर्ण खींच दिया जाएगा तो ये इसको आधा कर देगा, मतलब अगर ये लेंथ 8 की है तो ये वाली कितनी की हो जाएगी, 4 इधर 4 इधर, ठीक है, मतलब समद्विभाजित करते हैं। बट यहाँ एक प्रॉपर्टी मिलके आती है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। याद रखना इस चीज को, समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि अगर आपका ये समचतुर्भुज है, इस तरह से कोई समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों,
तो समचतुर्भुज के ये जो विकर्ण होते हैं, ये जब काटेंगे एक दूसरे को तो यहाँ पे 90 अंश बनाते हैं। इसी चीज़ को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जब 90 अंश वहाँ पे बनाता है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे 90 अंश बनाएगा और साथ साथ में दोनों को विभाजित भी करेगा। तो अगर मैं एक बड़ा सा ले लेता हूँ, अगर मैं एक बड़ा सा दिखाता हूँ आपको, तो इस तरह से होगा वो। और अगर मान लो ये वाली लेंथ 8 की हो गई, ये वाली लेंथ कितने की हो गई, 6 की हो गई, तो ये जब भी काटेगा तो यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश। इसका मतलब अगर एक त्रिभुज हम देखें तो ये जो O पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा O वाला, तो OAD ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, बिकॉज ये 90 अंश का है। फिर इसी तरह से OBA ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वहाँ भी क्या है, 90 अंश का है। तो कभी कभी एक प्रॉपर्टी आपसे पूछता है कि जब भी विकर्ण, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं तो जो त्रिभुजों का निर्माण होता है वो किस प्रकृति के होते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जो त्रिभुजों का निर्माण होगा, जब भी विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो 90 अंश पे काटेंगे, और जब 90 अंश पे काटेंगे तो जो भी त्रिभुज बनेंगे वो समकोण के बनते हैं। क्लियर। तो यहां से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो जो त्रिभुज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, समकोण प्रकृति के बनते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर लिखा गया है सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, और यहां भी सम्मुख कोणों को भी क्या किया जाता था, समद्विभाजित किया जाता था। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये कोण अगर 60 अंश का है टोटल, तो जब ये विकर्ण खींच दिया जाएगा तो इधर वाला भी 30 का हो जाएगा और इधर वाला भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद हम चले आते हैं अपने समलंब चतुर्भुज के ऊपर, जिसमें आपको ज़्यादा बताना नहीं है, सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको शुरू में बता दिया, जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर हो से हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। एग्जाम्पल में मैंने आपको गमला बताया था, गमला याद रखोगे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। फिर लिखा गया है दोनों समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोणों के, दोनों समांतर भुजाओं से जुड़े लगातार कोणों के, जैसे देखो ये आपकी समांतर भुजा एक AB है और दूसरी क्या है, DC है, तो इसके लगातार कोणों के, जैसे ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर भुजाओं से जुड़े हैं, और ये एक दूसरे के समांतर भुजाओं से जुड़े हैं, ठीक है। लगातार कोणों के जो युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ये कोण A और कोण B, ये एक ही समांतर भुजा से जोड़े हैं। उसी तरह से D और C की बात करें तो कोण D और कोण C ये एक समांतर भुजा से जुड़े होते हैं। इनका जो युग्म होता है, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के। यही आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जो संगत कोण होते हैं या संलग्न, किसी एक संलग्न भुजा से संगत जितने कोण होते हैं, संलग्न भुजा से संगत जितने कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अगर हम जोड़ दें तो वो संपूरक यानी 180 डिग्री बनाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। याद रखना, समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो कैसे काटेंगे वो मैं आपको बताता हूं। कैसे काटेंगे, समान अनुपात का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि बराबर काटते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये इसके विकर्ण होंगे, ये हो गया A B C एंड D, तो इसमें जो BD है और जो AC है ये विकर्ण है। जब ये काटेंगे, ठीक है, तो मान लो अगर ये लेंथ आपकी 10 की है ये वाली, और ये वाली लेंथ आपकी 8 की है, तो जब ये काटेंगे तो इस पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे O पे काट रहे हैं। जब ये काटेंगे तो अगर ये मान लो इधर 5 बच गया और इधर 8 बच गया और इधर 2 बच गया, तो जो रेशियो निकला है इनका, तो 2:8 का मतलब समझते हो क्या होता है, 1:4। मतलब जब भी ये दूसरा वाला विकर्ण भी कटेगा तो ये भी 1:4 में कटेगा। अब 8 को जब हम 1:4 में बदलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5x, एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 8/5 = x के, एंड 8/5 वाली जो लेंथ होगी वो नीचे हो जाएगी, और 8/5 का 4 टाइम्स जो होगा वो ऊपर हो जाएगा, एंड 32/5 ऊपर हो जाएगा। तो समान अनुपात में काटने का मतलब क्या होता है कि एक विकर्ण अगर 3:2 में कट रहा है तो उसी तरह से दूसरा भी विकर्ण किस में कटेगा, 3:2 में कटेगा। अब ये सारे डाउट्स, अभी भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में बने ही होंगे इन तीनों आकृतियों को लेकर के, तो हम अपने क्वेश्चंस को जब स्लाइड पे पढ़ते हैं तो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं अभी आप सब लोगों को समझाया हूँ कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है या समकोण होता है, दूसरी भाषा में आप कह सकते हो। उसके बाद लिखा गया है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। अभी मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज मतलब ये आपका एक तरह से आप गमला कह सकते हो, इस तरह से आकृति। अब ये अगर हम नाम दे दें ए बी सी एंड डी, तो ये जो सी डी है और जो ए बी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज का एक कोण जो है वो 75 अंश है। देखो यहाँ चतुर्भुज कौन सा है ये डिफाइन नहीं किया गया है, तो अगर हम कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं और उसका एक कोण अगर 75 अंश का हो गया, तो पूछा गया है शेष 3 अंतः कोण बराबर होंगे। तो बहुत सीधी भाषा में आप सबको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योगफल होता है दोस्तों, वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होता है वो आपका बराबर होता है 360 के। अब चूंकि a वाला कोण हमारा कितने का हो गया है, 75 अंश का, तो बाकी जो 3 हैं यानी b प्लस सी प्लस डी, ये जो कोण हैं ये बराबर होंगे 360 के। ये 75 यहाँ जुड़ रहा है, इधर भेज दोगे घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया है, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब तक हम ये डिफाइन नहीं कर लेते कि चतुर्भुज किस तरह का है, तब तक हम प्रत्येक कोण की माप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन आगे पूछा गया है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ये होगी कि शेष प्रत्येक कोण नहीं बता सकते हैं। बट एक तरीका है, अगर आप ये सोचोगे कि ये चतुर्भुज के आमने सामने कोण 180 अंश के हैं। अब ये चतुर्भुज कैसा है ये डिपेंड करता है ना, जैसा कि समलंब चतुर्भुज के कुछ अलग से रूल्स होते हैं, इनके संयुग्म यानी कि संलग्न जो कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं, ऐसा समलंब चतुर्भुज का होता है। तो जब तक ये चतुर्भुज डिफाइन नहीं होगा, हम प्रत्येक कोण की माप नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, शेष तीनों कोण किसके बराबर होंगे वो हम बता सकते हैं। 360 में से आप 75 घटा दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 360 में से 60 घटाओगे तो 300 हो जाएगा, 15 और घटाओगे 300 में से तो 285 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण कोटिपूरक हों। अब जैसे मान लो यही आपका चतुर्भुज है और ये आपका जो चतुर्भुज है, अगर इसी में से 2 अंतः कोण यानी ए बी सी और डी में से 2 कोण कोटिपूरक हों। कोटिपूरक का मतलब होता है कि 2 कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो। तो अगर ये 75 मान लो, हम इसी को 75 ले लेते हैं, 75 और इसको हम 15 अंश ले लेते हैं, तो 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 अंश के। तो शेष दोनों कोणों का पूछा गया है, शेष दोनों कोणों का योगफल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 कोण आपके 90 अंश के हो गए तो बाकी 2 कोण कितने के होंगे, 90 को 360 में से घटा दो तो बाकी 2 कोण कितने के अंश के होंगे, 270 अंश के होने चाहिए बाकी दोनों कोण। इस तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:5:7:9। देखो, जैसे ही किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात इस तरह से दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चतुर्भुज ऐसे बना लो और देखो एक की जगह के 3 की बात कर रहा है और जो जो अनुपात दिया होता है इस अनुपात को हटा करके सबके पास यक्स लगा दो। तो यानी कि पहला कोण हो जाएगा 3 यक्स, दूसरा हो जाएगा 5 यक्स, तीसरा हो जाएगा 7 यक्स एंड चौथा हो जाएगा हमारा 9 यक्स। और इन्हीं चारों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 360 के, क्योंकि चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो 3 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 7 यक्स प्लस 9 यक्स, ये बराबर कितने के होगा, 360 के। जोड़ दो तो 5 3 कितना हो गया, 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 15 9 हमारा कितना हो गया, 24। यक्स बराबर कितने के, 360 के। अब 12 से अगर काटोगे तो 12 दूना 24 और 12 3 कितना हो जाएगा, 36। फिर यक्स बराबर हो जाएगा 30/2 यानी 15 अंश के। अब ये जो 15 आ रहा है, अंश नहीं होगा, 15 आ रहा है, इसी को सब में गुणा करा दो तो पहला वाला कोण हो जाएगा 3 यक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45, बिकॉज 15 3 45। फिर हो जाएगा 15 5 75, 15 7 105। ठीक है, फिर 15 9
जो आपका 135, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 45, 75, 105 और 35। प्रत्येक कोण का मान हमारा पता चल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण जो है वो 50 अंश का है, शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ समांतर चतुर्भुज लिख करके उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो उसको हम लोग लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है, और एक और चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, वो आपके आयत से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह का आपका समांतर चतुर्भुज होता है। अब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 50 अंश इसको हम ले लिए हैं तो ये वाला हमारा कितना होगा? 50 अंश होगा। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी एंड प्लस कोण डी मिलके कितना हो जाएगा? 360 का। लेकिन ए का मान हमें कितना मिल गया? 50 मिल गया। बी हमें नहीं पता है। सी का मान भी हमें 50 मिल गया, क्योंकि सामने सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब कि जो बी और डी है, जो बी और डी है ये भी समान होंगे। इसका मतलब अगर हम इसे यक्स ले लेते हैं तो ये भी कितना होगा? यक्स का होगा। तो 50 और 50 कितना हो गया? 100। 100 इधर भेजोगे तो घट जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 260। और अगर हम बी का मान यक्स लिए हैं और डी का मान यक्स लिए हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 यक्स के, यानी 260 के। अब अगर यक्स बराबर निकालोगे तो आपको 130 अंश मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 130 अंश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। दिखा गया है यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में मैंने यही सब समझाया था कि क्वेश्चंस में आपके संलग्न पूछता है, सम्मुख पूछता है, तो जब तक कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होगा आप वो उन चीज़ों को लगा नहीं सकते हो। तो देखो संलग्न का मतलब क्या होता है। अगर एक समांतर चतुर्भुज आप ले रहे हो, ठीक है, तो संलग्न का मतलब होता है, मान लो ये ए है और ये बी सी डी, तो संलग्न का मतलब होता है ये जो ए बी है और ये जो ए डी है, ये एक ही शीर्ष पे दो संलग्न भुजाएं हैं, मतलब दोनों लगी हुई हैं एक ही शीर्ष पे। तो ए बी और ए डी जो हैं ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। अब लिखा गया है संलग्न भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो चतुर्भुज का परिमाप बताओ। देखो अब क्या होता है कि चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, बिल्कुल आयत की तरह, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका मतलब ये भी 5 का हो जाएगा और ये इसके सामने कितना का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। जोड़ दो, परिमाप का मतलब चारों तरफ को जोड़ देना होता है। तो 10 और 5 15, फिर 10 5 15, 15 15 कितना हो जाएगा? 30। यानी परिमाप बराबर हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। इसका परिमाप 66 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा की मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। तो अगर इस तरह से समांतर चतुर्भुज ए बी सी एंड डी है, मैंने दोस्तों आप सबको बताया था कि जैसे ही रेशियो मिलेगा तो आप वहाँ पे रेशियो हटा के यक्स लगाना सीख जाओ। तो 1x हो गया, 2x हो गया, यानी पहली भुजा हमारी कितनी हो गई? 1x। दूसरी कितनी हो गई? 2x। अब इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 1x की हो जाएगी। और इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2x की हो जाएगी। जब चारों तरफ का जोड़ोगे तो आपको परिमाप मिलेगा। तो परिमाप बराबर चारों तरफ जब जोड़ेंगे तो 1x यहाँ, 2x यहाँ, तो 3x, और इधर भी 3x, तो टोटल कितना हो गया? 6x। और ये परिमाप का मान कितना दिया गया है? 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ 66 लिख लो और ये हो गया आपका 6x, ठीक है। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो इस 6 से यहाँ क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 11 आएगा। x का मान 11 आ गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे x का मान 11 रखेंगे तो ये हमें 11 ही मिलेगा, और यहाँ पे x का मान 11 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। मतलब उसकी भुजाएं कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर और फिर कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हम लोग अपना 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है समलंब चतुर्भुज के कोण यस और आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब यस और आर का मान कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों कोण का जो आमने सामने होते हैं ये कितने के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। तो अगर ये 80 है तो यस का मान कितना हो जाएगा? 100। अगर ये 50 है तो आर का मान कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ हमें ध्यान देना था, तो हमें मान निकल जाएगा। उसके बाद दिया गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारा जाएगा? अगर एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी
तो अगर उनके सारे कथन सत्य हों तो उसको किस नाम से पुकारा जाएगा? जैसे लिखा गया है ABCD, ठीक है, लिखा गया है AB बराबर हो BC के, तो AB जो है वो बराबर है BC के। तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और समझो कोण ABC कितने का अंश का है? 90 अंश का है। ABC मतलब ये वाला एंगल भी कितने अंश का है? 90 अंश का है, ठीक है। फिर लिखा गया है ABC बराबर 90 अंश, ऊपर भी लिखा गया है नीचे भी लिखा गया है, तथा AB बराबर, अगर AB बराबर है BC के तो किस नाम से पुकारा जाएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर AB बराबर है BC के तो ये होगा हमारा समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। क्योंकि देखो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी यही तो होती है। और ये इसने यही कहा है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है ABCD तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और जब ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, तो इसका मतलब ये भी x हो गई, ये भी x हो गया। जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। बट जब कोण 90 अंश का हो जाए दोस्तों तो उसे हम वर्ग के नाम से जानते हैं। सॉरी, जब कोण आपका 90 अंश का हो जाए तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस नाम से जानते हैं, बस वहाँ पे भी हमारा समचतुर्भुज ही होगा। बट जब दोनों चीज़ें हो जाएं, जैसे कोण भी 90 अंश का हो गया और भुजा भी बराबर हो गई, तो उसे हम किस नाम से कर देंगे? वर्ग के नाम से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 162 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी A है, ये भी A, ये भी A और ये भी A। और उसके साथ साथ क्वालिटी क्या होती है कि इसकी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अब अगर इस विकर्ण का नाम हम दे दें, इस विकर्ण का नाम दे दें ABCD, तो हमारा क्या चीज़ें हो जाएंगी? ABCD दे दें तो A से C को मिलाओगे तो यही विकर्ण, यही हमारा विकर्ण होगा। और इसका जो विकर्ण का मान आएगा वो आएगा √2A², ठीक है, सॉरी √2A आएगा। अब लिखा क्या गया है कि विकर्ण मतलब √2A का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 162 के बराबर है। इसका मतलब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2A² = 162, ठीक है। अब A² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो परिमाप बराबर कितना होता है? 4A। तो 9 चौको कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका मान निकल जाएगा। समचतुर्भुज का एक विकर्ण, देखो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये प्रत्येक कोण 90 अंश पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो अगर इसकी एक भुजा के बराबर हो तो इसके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग चित्र देख पा रहे हो, अगर ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की क्वालिटी होती है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, पहली चीज। उसके बाद ये जो विकर्ण हमारा BD है, अगर ये भी A के ही बराबर है तो आपको एक त्रिभुज इस तरह से मिला होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, इस तरह से एक त्रिभुज मिल रहा होगा जिसमें ये D है, ये B है और ये C है, जिसमें A और ये भी A है। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो आपको एक रूल पता होगा, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जब ये 60-60 के तीनों हो गए तो इसका मतलब ये C वाला 60 का हो गया और ये अगर 60 का हो गया और ये 60 का हो गया। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो विकर्ण होते हैं वो कोणों को समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब इधर भी हमारा 60 का होगा और इधर भी हमारा 60 का होगा। मतलब जो कोण C है, कोण C है वो 60 का हो गया। कोण D जो है वो 120 का हो गया, ठीक है। कोण B जो है वो भी 120 का हो गया, 120 का हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण बच रहा है ये कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। तो कोण A बराबर कितना हो गया? 60 का हो गया। तो इस तरह से हमारे प्रत्येक कोण का मान निकल जाता है। तब दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन जो कि क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, हमारे सेशन का थियरम का पूरा लास्ट रहेगा जिसमें हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।